हैं साहब, जिसके बाद ना सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि वहां पढ़ने वाले सैकड़ों छात्रों का भविष्य खतरे में आ चुका है। ये ऐसी पाठशाला जहां की लैब से आतंकी बनाए जा रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि कभी भी अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़ा सा ताला लग सकता है, क्योंकि एक तरफ एजेंसीज यूनिवर्सिटी के आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल की जांच में जुटी हुई है। ये दो तस्वीरें आपकी जानकारी के लिए, 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। 100। 5 राज्यों की क्राइम ब्रांच, 3 राज्यों की एटीएस इस आतंकी नेटवर्क को डिकोड कर रही है। वहीं आज की बहुत बड़ी खबर, इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन, फाउंडर चेयरमैन गिरफ्तार किए गए। जवाद अहमद सिद्दीकी गिरफ्तार मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में। अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर और चेयरमैन, नाम जवाद अहमद सिद्दीकी, आपके सामने अरेस्ट हो चुके हैं। 415 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत गंभीर आरोप हैं, जिसके बाद जांच एजेंसियां इस जांच में जुट गई है कि कहीं अल फलाह का फंड, इसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों या वहां तो डाइवर्ट नहीं हो रहा था ये फंड। क्या यूनिवर्सिटी की आड़ में आतंकवादियों की मदद की जा रही थी? लैब से आतंकी जितने डॉक्टर पकड़े गए, सबका अल फलाह से कनेक्शन, जहां जिसकी नौकरी गई कश्मीर से, उसको यहां नौकरी मिल गई। क्या शेल कंपनियों के जरिए आतंकवादियों की मदद की साजिश रची गई? ये सारे सवाल, इन सारे सवालों के जवाब जांच एजेंसियां ढूंढने की कोशिश कर रही है। साहब, इन तमाम सवालों के जवाब अभी मिलना बाकी है, लेकिन ईडी की अब तक की जांच में साफ हो चुका है कि ये अल फलाह के जो चेयरमैन है जवाद अहमद सिद्दीकी साहब, इन्होंने ना यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, उनसे झूठ बोला। ये ऊपर भी आप देखते रहिएगा, नजर रखिएगा, ये जितने डॉक्टर आपको ऊपर नजर आ रहे हैं ना, कट्टर, फहीम, शाहीन, मुजम्मिल, आदिल, उमर, परवेज अंसारी, आरिफ, फारूक, फहीम, मैं कह रहा हूं साहब, देश भर में जहां जहां जितने जितने सो कॉल्ड कट्टर डॉक्टर संदिग्ध आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए जा रहे हैं, सबका कनेक्शन अल फलाह से, सबका, लगभग सबका कनेक्शन। बेईमानी से 400 करोड़ रुपए की रकम भी इकट्ठा की, यह भी आरोप है कि छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ धोखाधड़ी करके पैसे कमाए और इस फंड को शेल कंपनियों के जरिए अपने परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर किया। ईडी के सोर्सेस क्या कह रहे हैं, अब सुनिए, आपका दिमाग घूम जाएगा। ईडी के सोर्सेस का दावा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने छात्रों को आकर्षित करने के लिए साफ एनएएसी और यूजीसी मान्यता के झूठे दावे कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर यह दावा किया कि उसे एनएएसी से एक्रीडिशन मिला हुआ है। एनएएसी से एक्रीडिशन, कोई नहीं एक्रीडिशन मिला हुआ, कोई एक्रीडिशन नहीं है। एनएएसी, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल, कोई एक्रीडिशन नहीं है। अब इस संबंध में अल फलाह को एनएएसी ने नोटिस भेज दिया है, पूछा है कि ना तो अल फलाह को एनएएसी से कोई एक्रीडिशन है, ना ही उसके लिए कोई आवेदन किया है। वहीं इस सो कॉल्ड आतंकी पाठशाला, वो यूनिवर्सिटी जहां से आतंकी बनकर निकल रहे कितने सारे, 2, 3, 4, 5, 7, इस यूनिवर्सिटी ने एक और झूठ बोला कि साहब उसे यूजीसी के तहत से 12B, ये देखिए पढ़िए, मान्यता मिली है, वो सरकारी ग्रांट ले सकती है। जबकि साहब यूजीसी ने स्पष्ट किया कि यूनिवर्सिटी सिर्फ धारा 2F में रजिस्टर्ड स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मान्यता नहीं है। 12B के तहत कोई मान्यता नहीं है। सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। ईडी के मुताबिक इन फेक दावों और झूठी विश्वसनीयता के दम पर हजारों छात्रों और अभिभावकों से एक तो मोटी मोटी फीस वसूली गई, और हमें नहीं पता वो फंड कहां जा रहा था। ईडी अब इसकी भी जांच कर रही है। आप जानते हैं 7 सालों में 415 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। 415 करोड़, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी कि एक होता है कि अपराध से अर्जित आय की श्रेणी में क्या आती है, इसकी भी जांच होगी। प्रोसीड ऑफ क्राइम ईडी ने कल सुबह 5 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक, आप ये समझिए हो गया करीबन 16 साढ़े 16 घंटे, 16 साढ़े 16 घंटे तक अल फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े 25 ठिकानों पर रेड की। दिल्ली के जामिया नगर स्थित यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस पर भी छापेमारी की गई। 48 लाख रुपए कैश नकद, 48 लाख, कई डिजिटल डिवाइस और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए।
उसके बाद देर रात करीब 11 बजे जवाद अहमद सिद्दीकी फाउंडर चेयरमैन पकड़ लिया, अरेस्ट, पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। 13 दिन की रिमांड, ईडी की रिमांड, 13 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया है। वैसे एक चीज सुनिए, जो ऊपर ये तस्वीर है ना, मैं तो कह रहा हूं ये तो पकड़ में आए हैं। कितने होंगे जो पकड़ में आए नहीं गए होंगे, कई तो भाग रहे हैं इधर उधर, जहां जहां से पकड़े जा रहे हैं। बड़ी बात क्या है जानते हैं? जवाद अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस पर ताला लग गया है, ताला लग गया है। वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी से ऐसी भी तस्वीरें आ रही हैं जहां छात्र जो है वो यूनिवर्सिटी छोड़कर घर वापस जाने लगे हैं, घर वापस जा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एक बार फिर यह कहा है कि दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को पाताल से भी ढूंढ कर निकाला जाएगा, पाताल से भी ढूंढ कर निकाला जाएगा। और प्रधानमंत्री पहले स्पष्ट कर चुके हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी गुनाहगार जो भी इस आतंकवादी घटना में संलिप्त है, वो अगर पाताल में भी छिपा है, जैसा हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है, तो उसको पाताल से भी खोद कर लाया जाएगा। Naturally, administration should take appropriate action. I hope they will take administrative action. साहब ये सब देख के ना लगता है कि ये रेड टेरर के बाद ना व्हाइट कॉलर टेरर ज्यादा खतरनाक है साहब हम सब के लिए। पता ही नहीं लगता है कौन सा आतंकी कौन सा क्या पहनकर बैठा है। ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म है। ये रेड टेरर पर तो अमित शाह चोट कर रहे हैं, हिडमा मार दिया। न जाने व्हाइट कॉलर वाले कितने हिडमा हमारे आपके बीच में घूम रहे हैं साहब। आप जानते हैं इस नेटवर्क के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि भविष्य में क्या ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं। अच्छा, ये बहुत जरूरी है कि ये तो सब कुछ हो गया, पता लगा, डॉक्टर्स मिले, तब अब नजर पड़ी तो फिर कार्रवाई चल रही है। पहले कहां थे हमारी इंटेलिजेंस, पहले कहां थे ये सारी एजेंसियां? ये तो सब हो गया तब जागी ना। लेकिन साहब कोई और इस तरह की यूनिवर्सिटी में क्या किया जा सकता है कि वहां इस तरह की चीजों पर नजर रखी जा सके? देखिए, पहले कई तरह के सुझाव बार बार दिए जाते हैं कि और अल फलाह ना आए, और इस तरह की यूनिवर्सिटी ना आए, और इस तरह की यूनिवर्सिटी में आतंकी पाठशाला, सो कॉल्ड लैब जहां से आतंकी तैयार होते हैं, सब ना हो। कुछ सुझाव है। पहला यह दिया जाता है कि साहब किसी भी यूनिवर्सिटी या शिक्षण संस्थान में फंडिंग को लेकर बहुत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फंडिंग, पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, बहुत ट्रांसपेरेंसी। सब किसी भी डोनेशन या फॉरेन फंडिंग की जानकारी सरकार को देना अनिवार्य कर देना चाहिए। दूसरा, यूनिवर्सिटी के कैंपस की ना निगरानी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं हॉस्टल, लैब, क्लिनिक में ना सीसीटीवी, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो। तीसरा, यूजीसी और राज्य सरकारें समय समय पर ना एक ऑडिट होता है, ऑडिट रेगुलर होना चाहिए, जांच हो, ऑडिट हो। चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, ये ना कुछ एक कट्टरपंथ या संदिग्ध गतिविधि अगर दिखे कहीं पर भी किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो तुरंत रिपोर्ट करने की व्यवस्था बना दी जाए। वो होनी चाहिए व्यवस्था। और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर्स, शिक्षकों और अन्य कर्मचारी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, मस्ट है। कश्मीर से एलजी मनोज सिन्हा ने जिसको आतंकी संदिग्ध गतिविधियों में निकाला, उसको अल फलाह में नौकरी मिल गई। कश्मीर से जिसको निकाला संदिग्ध आतंकवादी गतिविधियों में शामिल, उसको अल फलाह में नौकरी मिल गई। मैं इसलिए कह रहा हूं, यह पांचवा सुझाव है, कर्मचारियों का बैकग्राउंड चेक और इंटेलिजेंस वेरिफिकेशन ना मस्ट कर देना चाहिए, वरना कौन कहां कैसा तैयार हो रहा है कुछ नहीं पता लगेगा साहब। लेकिन आतंकी डॉक्टर मॉड्यूल की जांच के दौरान एजेंसियों को कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। इस मॉड्यूल से जुड़े हर आतंकी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। अब सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूं। एक था मौलवी इरफान, ये ट्रेनिंग देता था ना, मौलवी इरफान अहमद। ये क्या था, ये शोपियां की मस्जिद में इस मौलवी को पढ़े लिखे नौजवानों को कट्टर बनाना होता था। इसकी जिम्मेदारी ये थी, ये कट्टरपंथी बनाने और जैश से जोड़ने का काम इसको सौंपा गया था। इसी ने डॉक्टर की डी कंपनी तैयार कर दी थी, नंबर एक। दूसरा दिखाइए, डॉक्टर शाहीन, जैश की टेरर क्वीन डॉक्टर शाहीन। सब लखनऊ की ये डॉक्टर शाहीन को आतंकी मॉड्यूल के लिए ना फंड इकट्ठा करना और गरीब लड़कियों को जैश के संगठन से जोड़ने का काम इसको दिया गया था। तीसरा, मोहम्मद आमिर, दिखाइए, ये कश्मीर का रहने वाला इस आतंकवादी की क्या जिम्मेदारी थी, सबको पता था उसको क्या काम करना है। ये डॉक्टर मॉड्यूल के लिए लॉजिस्टिक्स मुहैया करवाना, मॉड्यूल के लिए I-20 कार का इंतजाम इसी ने किया था। ये बहुत जरूरी है जानना, इसी ने गाड़ी इंतजाम की थी और कार खरीदने के लिए
इसी ने पैसे डॉक्टर उमर को दिए थे, वो फिदाइन कट्टर डॉक्टर उमर, जो बता रहा था कि सुसाइड बॉम्बिंग इस्लाम में मान्यता प्राप्त है। टेरर फंडिंग का हिस्सा था ये। सबसे इंपॉर्टेंट भूल गए उसका नाम, मुजम्मिल की बात करिए साहब, डॉक्टर मुजम्मिल, वो कट्टर जिहादी कट्टर डॉक्टर। ये मॉड्यूल का सबसे अहम किरदार, इसने मौलवी इरफान के कहने पर बाकी डॉक्टर को इस मॉड्यूल से जोड़ा। ये कड़ी का काम कर रहा था और रेडिकलाइजेशन का इसका काम था, जिसके टारगेट पर कौन थे? अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स भी थे। स्टूडेंट्स भी भोले वाले, उन्हें कहां से पता लगेगा कौन सा डॉक्टर किस मंशा से उनको पढ़ा रहा है? वो मुन्ना भाई एमबीबीएस हमने देखी थी, ये जिन्ना भाई एमबीबीएस, ये है ना, ये सारे जिन्ना भाई एमबीबीएस, ये वहां पर एक चीन से कोई एमबीबीएस कर आया, कोई यहां से एमबीबीएस, सारे जिन्ना भाई एमबीबीएस वहां पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन्हीं का एक जिन्ना भाई एमबीबीएस डॉक्टर मुजम्मिल, इसकी जिम्मेदारी थी ब्लास्ट के लिए विस्फोटक का ट्रांसपोर्टेशन करना। डॉक्टर आदिल, ये वो शख्स है जिसकी गिरफ्तारी के बाद इस मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था। आदिल, इसे क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने सहारनपुर से पकड़ा और इसी की निशानदेही पर मिला था डॉक्टर मुजम्मिल, फिर शाहीन, फिर फरीदाबाद में वो मैंने आपको बताया था 2900 किलो विस्फोटक। और मॉड्यूल में डॉक्टर आदिल का काम था हथियारों का इंतजाम करना। और सबसे खतरनाक, सबका बाप, फिदाइन डॉक्टर उमर, वो फिदाइन कमर में बेल्ट बांधकर उड़ने वाला मॉड्यूल का आत्मघाती, जिसने लाल किले पर कार ब्लास्ट को अंजाम दिया। वीडियो बना रहा था ये, मरने से पहले, उड़ने से पहले वीडियो बनाया इसने। मॉड्यूल में यही डॉक्टर था जिसे केमिकल की सबसे ज्यादा जानकारी थी। और अमोनियम नाइट्रेट से बम बनाने की ट्रेनिंग इसी ने ली थी। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है, पढ़ा लिखा डॉक्टर है, लेकिन कट्टरता की कोख से पैदा ये आतंकवादी। ठीक सुना आपने अबू आसिम आजमी जी, मैंने जुल्म की कोख नहीं बोला, मैंने कट्टरता की कोख से पैदा आतंकवादी बोला। और सुनिए, जसीर बिलाल वाणी उर्फ दानिश, ये दानिश जो था ये बेसिकली आतंकी मॉड्यूल का ना ये टेक्निकल पर्सन था, इस मॉड्यूल से जुड़ा था, इसको डॉक्टर उमर ने इसे जोड़ा था। जसीर बिलाल वाणी को इस मॉड्यूल ने अगली जो जिम्मेदारी थी वो थी ये जो रॉकेट वाला अटैक करना चाह रहे थे, ड्रोन अटैक, ड्रोन में विस्फोटक बांधकर रिमोट से ब्लास्ट करने की, ये टेक्निकल आदमी था। फिलहाल वानी ड्रोन बम बनाने में जुटा था और इसके बाद इसे मॉड्यूल के लिए रॉकेट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। एक और बड़ी खबर है, ये बड़ा दावा है, ये बड़ा खुलासा कहिए, दावा कहिए, यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज प्रताप सिंह के एक बयान को लेकर विवाद हुआ। आपको याद है, उन्होंने एक बयान दिया था कि जितने भी आतंकी निकलते हैं मदरसे मस्जिदों से निकलते हैं। वो तो कह रहे थे देश में कोई अल्पसंख्यक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने तो दावा कर दिया था कि एएमयू से 100 से ज्यादा आतंकवादी निकल चुके हैं, ये उनका दावा था। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, जिसके जवाब में अब आज की खबर है, कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने कहा कि संविधान में मुसलमानों को जो धार्मिक आजादी दी गई है उसे ये लोग रोकना चाहते हैं। ऐसा करिए, दोनों का बयान सुन लीजिए आप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़े बड़े बुरहान बानी जैसे लोग आतंकवादी पकड़े गए, इसलिए इस यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए। और देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए, जैसे बाकी सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये लोग पढ़ें। ऐसे जाहिल लोगों की बातों का मैं जवाब नहीं देता हूं। इसके साथ ही अल फलाह यूनिवर्सिटी पर भी जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं, उस पर शिकंजा कसता जा रहा है। तो यूनिवर्सिटी को जो अभी तक की जो प्रक्रिया रही उसको आप क्या कहते हैं? नहीं, यूनिवर्सिटी के ऊपर आप शिकंजा क्यों कस रहे हैं? आप वो सारे इंस्टीट्यूशन क्यों बर्बाद करना चाहते हैं जहां से माइनॉरिटीज के बच्चे और खासतौर से मुसलमान के बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं? आप जांच करिए, लेकिन जांच के अंदर ऐसी स्थिति मत करिए कि आप उसको तबाह करने पर उतारू हो जाएं।